व्हाइट हाउस में अब अपनी ईरान नीति की पूरी तरह से विफलता को स्वीकार करना शुरू कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम अभी ईरान से नया परमाणु समझौता करने की कोशिश कर रही है, जबकि ओबामा के समय ऐसा समझौता पहले हो चुका था और वो तब तक चला जब तक ट्रंप ने उससे बाहर निकलने का फैसला नहीं किया। ट्रंप अक्सर ईरान समझौते के लिए ओबामा की आलोचना करते हैं। चलिए अब दोनों की नीतियों की तुलना करें। बराक ओबामा के समय ईरान के साथ समझौता कैसा था और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ कैसा समझौता मिल सकता है, और क्या वाकई ये समझौता अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए ओबामा के समय वाले समझौते से बेहतर है? और सबसे अहम सवाल, क्या ट्रंप का नया समझौता युद्ध के लायक था या ओबामा का समझौता ही रहने देना चाहिए था? साधारण शब्दों में आइए इनकी तुलना करें, यह दिलचस्प है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचेर है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और भुगतान विवरण या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से डोनेशन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति एक ही दुश्मन ईरान से निपट चुके हैं और उनके सामने एक ही काम था, समझौता करना। लेकिन ओबामा ने अपने समय में कूटनीति चुनी, जबकि ट्रंप ने जंग का रास्ता अपनाया। बराक ओबामा और एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने उस समय ईरान के साथ उसकी परमाणु कार्यक्रम को दशकों तक रोकने के लिए समझौता किया था। हालांकि सभी को यह पसंद नहीं आया, खासकर इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो इसे पूरी तरह एक फायदा मानते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्षों बाद जब उन्होंने ओबामा की डील को तोड़ दिया और नए परमाणु समझौते पर बातचीत से निराश हो गए, तो उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया। ओबामा के विपरीत ट्रंप ने यूरोप और मध्य पूर्व के सहयोगियों से सलाह नहीं ली, उन्हें युद्ध की जानकारी बाद में मिली। युद्ध ट्रंप की योजना अनुसार नहीं चला। अमेरिका और इजराइल ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। उन्होंने ईरानी सेना, नौसेना और रॉकेट क्षमताओं को कमजोर कर दिया। ईरान की परमाणु सामग्री देश में ही है और इस्लामिक रिपब्लिक ने हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पा लिया है, जिससे अब वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकता है। लेकिन आखिरकार सब कुछ फिर से बातचीत पर आकर रुक गया। ट्रंप शायद ही कभी ईरान के बारे में बात करते हैं बिना बराक ओबामा और 2015 की परमाणु डील, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना कहा जाता है, की आलोचना किए। संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA के बारे में 26 मार्च को इसी साल ट्रंप ने कहा, उद्धरण, बराक हुसैन ओबामा ने जो किया जब उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, उन्होंने उन्हें परमाणु हथियारों के मामले में खुली छूट दे दी। असल में उन्होंने ईरान को चुना, न कि इजराइल और अन्य देशों को, जो ये नहीं चाहते थे। 6 अप्रैल को ट्रंप ने फिर से वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि ओबामा ने परमाणु समझौता किया जो ईरान के लिए फायदेमंद था, लेकिन इजराइल के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। अप्रैल में ट्रंप को यह भी कहना पसंद है कि जब ओबामा का समझौता साइन हुआ था, तब अमेरिका ने ईरान को बड़ी रकम नगद पैसे के साथ एक विमान भेजा था। ये $400 मिलियन नकद थे। ये सच में हुआ था, लेकिन ये ईरान के पैसे थे जो पहले पश्चिमी देशों में फ्रीज कर दिए गए थे। ट्रंप ने इसे ऐसे पेश किया जैसे ओबामा प्रशासन ने ईरानियों को डील साइन करने के बदले सूटकेस में $400 मिलियन नकद भेजे हों। अप्रैल में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने तेल बेचकर अरबों कमाए, और ट्रंप अक्सर इसी बात के लिए ओबामा को भी दोषी ठहराते हैं। लेकिन ये सब आखिरकार उन शुल्कों के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा जो ईरान जंग खत्म करने के लिए मांग सकता है। इन नए साधनों में उन जहाजों से वसूले जाने वाले शुल्क शामिल हो सकते हैं जो होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हैं, जमी हुई संपत्तियों पर लगी रोक हटने से मिलने वाले पैसे, और निश्चित रूप से प्रतिबंध हटने से होने वाली आमदनी भी। और मैं याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ओबामा की इतनी आलोचना की थी कि उन्होंने ईरान से प्रतिबंध हटा दिए, वही अब जंग के दौरान ईरानी तेल से प्रतिबंध हटा चुके हैं। युद्ध के दौरान, न उससे पहले न बाद में, बल्कि युद्ध के समय ही। लेकिन ओबामा की ईरान के साथ डील में आखिर था क्या? इस समझौते पर ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अलग से जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए थे। कहना मुश्किल है कि यह सिर्फ ओबामा की डील थी। यह पूरी पश्चिमी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डील थी।
इस समझौते में ईरान ने परमाणु महत्वाकांक्षाएं सीमित करने और यूरेनियम संवर्धन पर सीमा लगाने का वादा किया और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को यानी IAEA के निरीक्षकों को अपने ठिकानों पर निरीक्षण करने की अनुमति देने का वादा किया था। बदले में उसके तेल संसाधनों पर लगी कुछ पाबंदियों को हटाने और जमे हुए ईरानी संपत्तियों को बहाल करने की बात हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस समय इस समझौते को लेकर इतने चिंतित थे कि 2015 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में जाकर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने की अपील की थी। ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में 2018 में अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया। हालांकि अन्य देशों ने किसी तरह इस समझौते में भागीदारी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में ईरान ने इसकी शर्तों का उल्लंघन कर दिया और समझौता विफल हो गया। भले ही जो बाइडेन प्रशासन, लेकिन दूसरी बार दोनों ने बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश की थी। नए परमाणु समझौते पर बातचीत विफल होने के बाद ट्रंप ने ईरान से युद्ध शुरू किया। 1 महीने से ज्यादा लड़ाई के बाद ट्रंप फिर से ईरान से अपना समझौता करने की कोशिश में है, यानी बातचीत पर लौट आए हैं। यहाँ ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 2018 में जब ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाला था, तब IAEA और जो बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब तक ओबामा का समझौता लागू था, ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था और कुल मिलाकर समझौते में निर्धारित सीमाओं का पालन कर रहा था। हालांकि वो आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहा और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की क्षमता बनाए रखी। ये एक अस्थिर समझौता था, लेकिन ये काम कर रहा था। ट्रंप के पुराने समझौते से हटने के 1 साल बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिर सक्रिय कर यूरेनियम संवर्धन और परमाणु सुविधाओं का विस्तार शुरू किया। साथ ही ईरान लगातार यह दावा करता रहा कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप की ओबामा से सबसे बड़ी फर्क यह है कि ट्रंप चाहते हैं ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे और मौजूदा भंडार अमेरिका को दे। अमेरिका और इजराइल की जंग के चलते ईरान को एहसास हुआ कि हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के कारण उसके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालने की ताकत है, क्योंकि यहां से दुनिया के 5वें हिस्से की तेल गैस आपूर्ति और 1/3 निर्यात होता है। और अब समझौते का मुद्दा अचानक परमाणु कार्यक्रम से हटकर हार्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण के सवाल पर आ गया है। सबसे अहम यह कि जंग के बाद ईरान ने समझा कि वो इस जल डमरू मध्य से मुनाफा कमा सकता है। अगर बात सिर्फ $1 प्रति बैरल तेल की भी हो जो इस जलडमरू मध्य से गुजरता है, जैसा कि पहले कहा गया था, तो इसे 100 जहाजों से गुणा कर लीजिए जो रोजाना इस जलडमरू मध्य से गुजरते हैं, और आपको इतनी बड़ी रकम मिलेगी जो ईरान की सेना को जल्दी से फिर से खड़ा करने और उसे आधुनिक बनाने के लिए काफी होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप इतने नाखुश थे कि 2015 में ईरान को समझौते के तहत $400 मिलियन की राशि जारी कर दी गई थी कि उन्होंने हालात ऐसे बना दिए कि अब ईरान को संभावित रूप से अरबों डॉलर सिर्फ हवा से ही मिल सकते हैं। लेकिन क्या युद्ध शुरू न करने का कोई मौका था? असल में इसके अलावा कोई नहीं जानता, सिवाय उन लोगों के जो बातचीत में शामिल थे। लेकिन जिस दिन ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, उससे 1 दिन पहले अलबू सैदी, जो कि ओमान के मध्यस्थ थे, उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है और उसके संवर्धन के स्तर को मौजूदा स्तर से भी नीचे, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर के करीब है, उसे अपरिवर्तनीय रूप से कम करने पर भी सहमति दी है। यानी ईरान रियायतें देने को तैयार था। उन्होंने कहा ठीक है, हम अभी 60% तक समृद्ध कर रहे हैं, इस स्तर को कम कर देंगे, इतना ज्यादा संवर्धन नहीं करेंगे, और जो पहले से 60% तक संवर्धित है, ठीक है, उसे ले लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर संवर्धन के विचार से पीछे नहीं हटेंगे। हम स्तर कम करेंगे, MGT जांच करें वगैरह। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। वही ओमानी अधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों ने बाद में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीवन विटकोव ने कहा कि ईरान मानता है कि उसे संवर्धन का अविच्छिन्न अधिकार है, इसलिए वो कोई रियायत नहीं देता। यानी उन्होंने इसे ऐसे ही समझा। और अब कुछ विशेषज्ञों को संदेह है कि क्या स्टीवन विटकोव समझ पाए थे कि ईरान किस तरह की रियायतें देने को तैयार है, क्योंकि ईरान ने कथित तौर पर संवर्धन की मात्रा कम करने पर सहमति जताई थी ताकि वो परमाणु हथियार बनाने से और भी दूर हो सके। लेकिन विटकोव मान सकते थे कि संवर्धन अपने आप में ही परमाणु बम की ओर जाने का रास्ता है,
जबकि ऐसा नहीं है। मैं और भी कहूंगा, दुनिया में बहुत सारे देश यूरेनियम का संवर्धन करते हैं क्योंकि यह बिजली घर चलाने के लिए जरूरी होता है, और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ईरान ने कहा ठीक है, हम इस सीमा को कम कर देंगे, हम इसे बहुत ज्यादा कम कर देंगे, और जो संवर्धित है वो आप ले जाइए। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वित्कोव को समझ में नहीं आया कि बात किस बारे में हो रही है। 40 दिन की जंग बीतने के बाद भी तेहरान सरकार कहती है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन का कानूनी अधिकार है ऊर्जा कार्यक्रम के लिए, जिसमें परमाणु हथियार का निर्माण शामिल नहीं है। नतीजा क्या है? नतीजा वही है जैसा ओबामा के समय था। तेहरान सरकार ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रही है, जिसे ट्रंप अस्थायी रूप से हटा चुके हैं। अब ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने नियंत्रण को औपचारिक बनाना चाहता है, जिससे शासन को पहले से ज्यादा ताकत मिल सकती है। ये ताकत उस समय से भी ज्यादा होगी जब बराक ओबामा का समझौता हुआ था। उसी समझौते की डोनाल्ड ट्रंप इतनी आलोचना करते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें। आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है, आप ये दान के जरिए कर सकते हैं। सभी लिंक और भुगतान विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड में है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पिचेन्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम ताज़ा खबरें जैसे ही मिलती है वहां प्रकाशित करते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।